नमस्कार मित्रों, आप लोग को आरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आप लोग से इतिहास के ऊपर। और मध्यकालीन भारत का इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर बात कर रहे थे। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो उसमें गुलाम वंश पे हम चर्चा कर रहे थे। और गुलाम वंश के अंदर जो है 3 और वंश था, जिसमें नंबर 1 पर है कुतुबी वंश। क्या है? कुतुबी वंश। 2 पे है शमसी वंश और 3 पे है बलबनी वंश। बलबनी वंश। इसमें कुतुबी वंश में 2 शासक हुए। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है आराम शाह। कुतुबी वंश के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और उसमें दोनों शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शमसी वंश। और शमसी वंश में खासकर शमसी वंश के संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में आज चर्चा करेंगे। और बहुत ही बड़े ही मजेदार कहानियों के माध्यम से हम आज आप लोग को इल्तुतमिश के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये शमसी वंश जो है, इस शमसी वंश में जो शासक हुए उसमें संस्थापक जो है इल्तुतमिश ही है। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश में शमसी वंश का संस्थापक है। और इल्तुतमिश के बाद जो शमसी वंश का शासक हुआ उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह। उसके बाद अगला शासक जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया हुई। और रजिया के बाद बहराम शाह बना। और बहराम शाह के बाद 2 और शासक हुए शमसी वंश के। उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। और एक और शासक है नासिरुद्दीन महमूद। तो ये 6 शासक जो है शमसी वंश के हुए। और इन 6 शासकों में आज हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के ऊपर। और इल्तुतमिश को बहुत ही रोचक कहानियों के मार्फत से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज बात करेंगे इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश जो है इसने 1210 से लगाकर 1236 तक शासन किया। 1210 से लगाकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश जो है शासन करता है। और यह शमसी वंश का संस्थापक है। क्या है? शमसी वंश का संस्थापक है। इल्तुतमिश को कई उपाधियों से नवाजा गया है, जिसमें इसे अमीर उल उमरा, उसके बाद ईश्वर के सेवकों का सहायक, सुल्ताने आजम तथा ईश्वर के भूमि का रक्षक बताया गया है। यानी कि इल्तुतमिश का जो उपाधि है वह है अमीर उल उमरा, ईश्वर के सेवकों का सहायक, सुल्तान आजम और ईश्वर के भूमि का रक्षक। इन 4 उपाधियों से इल्तुतमिश को नवाजा गया है। आगे बढ़े तो देखिए, इल्तुतमिश जो है
इल्वरी जनजाति का तुर्क है। इल्तुतमिश इल्वरी जनजाति का तुर्क है। इल्वरी जनजाति का तुर्क है और इस जनजाति का जो सरदार है उसका नाम है इल्लम खां। सरदार का नाम है इल्लम खां और इल्लम खां जो है, इल्लम खां का ही पुत्र है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो इल्लम खां का ही पुत्र है। देखिए, इल्तुतमिश जो है बचपन से ही रूपमान और बुद्धिमान था। अब जब बचपन से इल्तुतमिश रूपमान और बुद्धिमान था तो इल्तुतमिश जो है अपने भाइयों के ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। इसके भाई लोग इससे जलते हैं और एक बार क्या करते हैं कि धोखे से इल्तुतमिश को ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी के हाथों जाकर इसे बेच देते हैं। यानी कि बचपन में ही इल्तुतमिश जो है अपने परिवार से अलग हो जाता है। उसके बाद क्या है कि इल्तुतमिश को दास के रूप में बुखारा के बाजार में लाया गया। कहां के बाजार है? बुखारा का बाजार में लाया गया। याद कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के बाजार में बेचा गया था और इसे दास के रूप में बुखारा लाया गया। जब इल्तुतमिश को बुखारा लाया गया तो वहां पर साद्र-ए-जहां वहां पर जो है बुखारा के बाजार में से जहां साद्र-ए-जहां एक व्यक्ति हैं, उनके एक संबंधी ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। बुखारा के बाजार में साद्र-ए-जहां के एक संबंधी ने इसे खरीद लिया और उसके बाद ये जो है एक अन्य व्यापारी, हाजी नामक व्यापारी, दासों का एक और व्यापारी है हाजी नामक व्यापारी के हाथों इसे पुनः बेच दिया गया। और अंत में हाजी के बाद जो है यह एक अन्य व्यापारी के हाथों बिका जिसका नाम है जमालुद्दीन मुहम्मद चुस्तकवा। हाजी के बाद किसके हाथ बिका? जमालुद्दीन मुहम्मद चुस्तकवा। जमालुद्दीन मुहम्मद चुस्तकवा के हाथों इसे बेच दिया गया। और जमालुद्दीन मुहम्मद चुस्तकवा जो है वो इल्तुतमिश को बुखारा से खरीदकर गजनी ले गया। और जब गजनी के बाजार में इल्तुतमिश को लाया गया तो गजनी का जो शासक है मोहम्मद गौरी, कौन है? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो है इल्तुतमिश और साथ में एक और दास है जिसका नाम है तमगाज रूमी। क्या नाम है? तमगाज रूमी। तो ये मोहम्मद गौरी जो है वो इल्तुतमिश और तमगाज रूमी दोनों दासों को खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा का बोली लगाया मोहम्मद गौरी। लेकिन ये जो जमालुद्दीन मुहम्मद चुस्तकवा था उसकी इस बोली को अस्वीकार कर दिया। और चूंकि गजनी का शासक है मोहम्मद गौरी और एक दास का व्यापारी उसकी बात को अस्वीकार कर रहा है, मानने से इनकार कर रहा है, इसी कारण मोहम्मद गौरी क्या करता है कि इल्तुतमिश और तमगाज रूमी के क्रय विक्रय पर रोक लगा देता है। इल्तुतमिश और तमगाज रूमी के क्रय विक्रय पर रोक लगा देता है। अब देखिए, अब कहानी आगे बढ़ता है। इसके बाद क्या हुआ कि उसी समय जो मोहम्मद गौरी का एक दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुजरात अभियान से वापस लौट रहा होता है। इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है इल्तुतमिश पर। तो वह इल्तुतमिश के सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और अपने स्वामी मोहम्मद गौरी से उसे खरीदने के लिए अनुमति मांगता है। ठीक है। अब चूंकि गजनी में उसके क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसी कारण मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सलाह देता है कि उसे दिल्ली ले आए। और दिल्ली में ही क्या है कि इल्तुतमिश को और तमगाज रूमी को इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को दिल्ली में ही
1 लाख जितल में, 1 लाख जितल में कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदता है। यानी कि मोहम्मद गौरी नहीं खरीद पाया, लेकिन मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तमगाज रूमी और इल्तुतमिश को 1 लाख जितल में खरीदता है। देखिए, जब ऐबक इल्तुतमिश को 1 लाख जितल में खरीदता है, तो इल्तुतमिश के जो व्यक्तित्व है और इल्तुतमिश के व्यक्तित्व से खुश होकर उसे आरंभ में ही सर-ए-जहांदार का उपाधि देता है। सर-ए-जहांदार का उपाधि देता है। इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार का उपाधि देता है। सर-ए-जहांदार का मतलब है अंगरक्षकों का प्रधान। क्या है? अंगरक्षकों का प्रधान। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम इल्तुतमिश को कहानियों के मार्फत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप घबराइएगा नहीं। अगर इस वीडियो से बोर हो रहे होंगे तो बीच में रोककर अपना काम धाम कर लीजिए, फिर पुनः आकर इसे देखिएगा। लेकिन इसे पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि देखने के बाद जो है बहुत ही अच्छे ढंग से दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है एक बेस तैयार होगा आपको पढ़ने के लिए। तो यहां पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इसे सर-ए-जहांदार का उपाधि दिया, जिसका अर्थ होता है अंगरक्षकों का प्रधान। इसके बाद इल्तुतमिश जो है अपनी प्रतिभा से और मेहनत और ईमानदारी से एक के बाद एक पद को प्राप्त करते हुए अंत में जो है बदायूं का गवर्नर बनता है। कहां बनता है? कहां का? बदायूं का अंत में ही गवर्नर बनता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी प्रतिभा से काफी खुश होता है और खुश होकर क्या करता है कि अपनी पुत्री का विवाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से कर देता है। उसके बाद देखिए 1205-6 का घटना है, याद कीजिए 1205-6 में मोहम्मद गौरी जो है खोखरों के दमन के अभियान पे निकला था। तो खोखर जनजाति के दमन करने के लिए जब मोहम्मद गौरी निकला था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से सेना भेजने की मांग की, और कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना जब मोहम्मद गौरी को साथ देने के लिए आया था तो उस सेना में इल्तुतमिश भी शामिल था। और इल्तुतमिश जो है खोखरों के जो आंदोलन था, खोखर आंदोलन, उस आंदोलन में बहुत ही साहस और वीरता पूर्वक लड़ते हुए खोखरों को झेलम नदी में ढकेल दिया और बीच धारा तक पीछा करता हुआ खोखरों का संहार किया था। और गौरी जो है इल्तुतमिश की इस साहस और कौशल से काफी प्रभावित हुआ और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यह आदेश दिया कि वह इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करे और साथ ही उसे दास्ता से मुक्त कर दे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? अपने स्वामी मोहम्मद गौरी की आदेश का पालन करते हुए इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर देता है और उसे अमीर उल उमरा का उपाधि देता है। यानी कि इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा का उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय देता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्वामी मोहम्मद गौरी के आदेश को पालन करते हुए इल्तुतमिश को दास्ता मुक्ति पत्र प्रदान करता है। उस समय उसे अमीर उल उमरा का उपाधि भी प्रदान करता है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के समय इल्तुतमिश क्या है? एक तो बदायूं का गवर्नर है और दूसरी तरफ वह जो है ऐबक का दामाद भी है। तो अब घटना है कि जब इल्तुतमिश ऐबक के मृत्यु के बाद वह ऐबक का दामाद भी है और बदायूं का गवर्नर भी है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद चूंकि वो लाहौर ही राजधानी था, कुतुबुद्दीन ऐबक तक जो है दिल्ली सल्तनत का राजधानी कहाँ रहा है? लाहौर ही रहा है। तो लाहौर के तुर्क अमीर लोग जो हैं लाहौर के तुर्क अमीर क्या करते हैं कि
कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद आराम शाह को गद्दी पर बैठाते हैं, लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है। तब दिल्ली के जो तुर्क अमीर है वो लोग क्या करते हैं कि बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और शासन का बागडोर संभालिए। और इल्तुतमिश बदायूं से जैसे ही दिल्ली पहुंचता है तो इस बात का खबर आराम शाह को मिलता है, और आराम शाह भी जो है लाहौर से निकलता है इसका सामना करने के लिए। परंतु जड़ नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध होता है, जड़ का युद्ध होता है, और इस युद्ध में इल्तुतमिश जो है आराम शाह को पराजित करता है और उसका वध कर देता है। और इल्तुतमिश जो है स्वयं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और राजधानी दिल्ली बनाता है। क्या हुआ? राजधानी दिल्ली बनाया, यानी कि आराम शाह मात्र जो है 8 माह तक ही शासन कर पाया। देखिए अब इस प्रकार जो है इल्तुतमिश जो है 1210 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और शासक बनता है। जिसे जैसे ही शासक बनता है तो एक काजी है वजीह उद्दीन, एक काजी का नाम क्या है? वजीह उद्दीन। काजी का नाम क्या है? वजीह उद्दीन। एक काजी है वजीह उद्दीन, एक काजी, और इसके नेतृत्व में कानून के कुछ जानकार जो हैं, काजी और इसके नेतृत्व में कानून के कुछ जानकार जो हैं, वे लोग यह कहकर कि इल्तुतमिश जो है दासों का दास है, गुलाम का गुलाम है, तो यह जो है सुल्तान बनने लायक नहीं है, ऐसा जो है विरोध करते हैं इल्तुतमिश का। परंतु जैसे ही इल्तुतमिश अपना दास्ता मुक्ति पत्र दिखलाता है तो एक काजी के सहित, काजी के साथ सभी कानून के जानकार लोग जो है अपना मत से मुकर जाते हैं और इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने लायक है। देखिए इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। इसे सुल्तान का पद गजनी के किसी शासक से नहीं मिला था। इस सुल्तान का पद जो है इल्तुतमिश को गजनी के किसी शासक से नहीं मिला था, बल्कि इसे सुल्तान का पद 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, खलीफा का नाम क्या था? अल मुंतसिर बिल्लाह से जो है मिला था। यानी कि सुल्तान का पद जो है इसको 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त हुआ था। देखिए बगदाद का खलीफा जो अल मुंतसिर बिल्लाह था उसने इल्तुतमिश को खिलियत प्रदान किया। क्या प्रदान किया? खिलियत प्रदान किया। खिलियत का मतलब होता है सम्मान सूचक वस्त्र। तो खिलियत प्रदान किया और साथ ही सुल्ताने आजम का उपाधि प्रदान किया। क्लियर हो गया? अमीर उल उमरा का उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था और बगदाद का खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्ताने आजम का उपाधि प्रदान किया। देखिए बगदाद का खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह उसे खिलियत प्रदान किया, सुल्तान बनाया और सुल्ताने आजम का उपाधि प्रदान किया। इसका जानकारी जो मिलता है, इसका उल्लेख जो है वो है मिनहाज उस सिराज। एक लेखक है मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में किया है। तबकात ए नासरी में किया है इस बात का उल्लेख। किसका उल्लेख? अल मुंतसिर बिल्लाह द्वारा जो खिलियत दिया गया और सुल्तान आजम का उपाधि दिया गया, इस बात का उल्लेख जो है वो किया है मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में किया है। देखिए
दिल्ली को राजधानी बनाने वाला यह पहला सुल्तान था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है राजधानी कहां थी, लाहौर थी। और भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक भी जो है इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको रहता है, इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। अब देखिए, जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी कि सुल्तान बनता है, राजा बनता है। सुल्तान तो 1229 से बना था, लेकिन जैसे ही शासक बनता है तो शासक बनने के बाद इसके सामने तीन प्रमुख समस्या है, तीन प्रतिद्वंदी हैं। तो इल्तुतमिश के तीन प्रमुख प्रतिद्वंदी है। आए तीन प्रतिद्वंदी, तीनों का तीनों प्रतिद्वंदी जो है इसके ससुर यानी कि स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही छोड़ गया था। देखिए, हम लोग बात किए थे जब मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी का चार प्रमुख दास था। एक था यालदौज, दूसरा कुबाचा, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा था बख्तियारुद्दीन खिलजी। देखिए, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर चुका है, लेकिन यालदौज और कुबाचा दोनों गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो है एक गजनी का शासक बन गया था और दूसरा सिंध और उच्च प्रांत का था। तो देखिए, तीन प्रतिद्वंदी जो है उसमें पहला है गजनी का शासक यालदौज। ये कहां का शासक है, यालदौज, गजनी का शासक यालदौज है। 2 नंबर पे आता है सिंध उच्च और मुल्तान, सिंध उच्च और मुल्तान का शासक कुबाचा, गुलाम कुबाचा। और तीसरा शत्रु जो है, प्रतिद्वंदी जो है इल्तुतमिश का, वो है बंगाल और बिहार का अली मर्दान खां। कौन है, अली मर्दान खां। बंगाल और बिहार का अली मर्दान खां। ये तीन प्रबल प्रतिद्वंदी हैं, प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं इल्तुतमिश के। और देखिए क्या है कि इन तीनों प्रतिद्वंदियों के अलावा इल्तुतमिश को एक और खतरा है मंगोल आक्रमणकारी से, और उस समय मंगोलों का नेता जो था वो चंगेज खां था। तो चंगेज खां के आक्रमण का भी डर है, यानी कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के आक्रमण करने का भी डर सता रहा है इल्तुतमिश को। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो ये सभी परिस्थितियां संकटपूर्ण थी, परंतु इल्तुतमिश ने इन सभी प्रकार के संकटों का मुकाबला किया और अंत में सफलता भी प्राप्त की। अब हम देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है इन सभी प्रकार के संकटों का सामना किस प्रकार करता है और इन तीनों प्रबल प्रतिद्वंदियों का सामना किस प्रकार करता है और चंगेज खां से कैसे निपटता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इल्तुतमिश जो है 1210 से लगाकर 1236 तक, 1210 से लगाकर 1236 तक यानी कि 26 वर्ष तक शासन किया। और 26 वर्ष के शासन को अगर हम 3 भाग में बांटकर पढ़े तो उचित होगा। पहला भाग यानी कि इल्तुतमिश के शासन का प्रथम चरण को हम 1210 से लगाकर 1220 तक रखते हैं। 1210 से लगाकर 1220 तक इल्तुतमिश के शासन का प्रथम चरण को रखते हैं। इसमें क्या किया, इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों का दमन किया। इसमें क्या किया है, अपने विरोधियों का दमन किया। उसके बाद द्वितीय चरण की अगर बात करें तो है 1221 से लगाकर 1229 तक। तो 1221 से 1229 तक की अगर बात करें तो इसमें इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण के खतरों का निदान किया, यानी कि मंगोल आक्रमण के खतरों का निदान किया। उसके बाद अगर तृतीय चरण की बात करें तो है 1229 से 1236, यानी कि 1229 से 1236। तो 1229 से 1236 में यानी कि अपने शासनकाल का अंतिम चरण में इल्तुतमिश जो है अपने सत्ता को सुदृढ़ किया। इसमें क्या किया, सत्ता को सुदृढ़ किया।
देखिए अब इसमें जो 3 चरण में बांटते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे विरोधियों का दमन, यानी कि इल्तुतमिश जो है अपने विरोधियों का दमन किस प्रकार करता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए विरोधियों का दमन अगर पढ़े इल्तुतमिश का, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे याल्दाउज का पतन। याल्दाउज का पतन, पहला विरोधी जो है याल्दाउज है, और याल्दाउज जो है वो गजनी का शासक है। याल्दाउज गजनी का शासक है। आपको मालूम है याल्दाउज जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो है एक गजनी का शासक है, और वह दिल्ली की संप्रभुता पर दावा करता है। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है और इल्तुतमिश यानी कि आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बनता है, तो गुलाम याल्दाउज क्या करता है कि दिल्ली की संप्रभुता पर दावा करता है। इसी कारण करता क्या है याल्दाउज की इल्तुतमिश को अपने अधीनता मानते हुए, अपने अधीन मानते हुए छत्र दंड आदि राज चिन्ह भेजता है। छत्र दंड आदि राज चिन्ह भेजता है। पता है ये चिन्ह जो है संप्रभु शासक जो होते हैं अपने अधीन शासकों को भेजते हैं, मतलब कि इसलिए भेजा जाता है कि संप्रभु शासक समझे कि वह मेरा अधीनता को स्वीकार कर लिया है। और देखिए मजे की बात है यहाँ पे कि इल्तुतमिश क्या करता है कि याल्दाउज द्वारा भेजे गए छत्रदंड जो राज चिन्ह था उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेता है। इल्तुतमिश शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उस समय वह अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा हुआ था, अपनी आंतरिक स्थिति को सुधार करने में लगा हुआ था। परंतु कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब ख्वारिज्मों ने जब ख्वारिज्मों ने गजनी से याल्दाउज को मार भगाया, ख्वारिज्मों ने गजनी से याल्दाउज को मार भगाया, तो याल्दाउज जो है गजनी से भागकर लाहौर आ जाता है। भागकर कहां आ गया? लाहौर आ गया। और जब वह लाहौर आता है तो उस समय लाहौर पर कब्जा किए हुए गुलाम कुवाचा, और याल्दाउज क्या करता है कुवाचा को वहां से भगाता है और लाहौर पर अधिकार कर लेता है। अब देखिए याल्दाउज गजनी से कहां आ गया? लाहौर, और लाहौर पर कब्जा किए हुए गुलाम कुवाचा, और कुवाचा को मारकर भगाता है और याल्दाउज लाहौर पर अधिकार कर लेता है। लाहौर पर अधिकार करने के बाद जो है कुवाचा क्या करता, याल्दाउज क्या करता है कि पंजाब से थानेश्वर तक अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। पंजाब से थानेश्वर तक अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। अब देखिए अब इस घटना की सूचना मिलता है किसे? इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश क्या करता है, और साथ में देखिए ये पंजाब से थानेश्वर तक साम्राज्य को बढ़ाता है, और साथ में ही याल्दाउज करता क्या है? याल्दाउज करता क्या है कि दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा किया कि दिल्ली का सिंहासन भी मेरा होगा। और याल्दाउज के विस्तार को रोकना अब जो है इल्तुतमिश के लिए आवश्यक हो गया, क्योंकि याल्दाउज यदि पंजाब में अपनी शक्ति को संगठित करता है तो दिल्ली में इल्तुतमिश सुरक्षित नहीं रह सकता था। अगर पंजाब में अपनी शक्ति को बढ़ाएगा याल्दाउज तो दिल्ली की गद्दी भी इल्तुतमिश के लिए सुरक्षित नहीं रह जाएगा। इस कारण क्या है कि 1215-16 में तराइन के ऐतिहासिक मैदान में, तराइन की ऐतिहासिक मैदान, क्योंकि 1191 और 92 में तराइन का 2 युद्ध हो चुका है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसलिए बात कर रहे हैं कि तराइन के ऐतिहासिक मैदान में इल्तुतमिश और याल्दाउज के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। किसके बीच? इल्तुतमिश और याल्दाउज के बीच। और इस युद्ध में जो है याल्दाउज पराजित हो जाता है और उसे बंदी बनाकर बदायूं लाया जाता है।
और बदायूं में लाकर याल्दाउज का वध कर दिया जाता है। इस प्रकार इल्तुतमिश का एक प्रबल शत्रु जो है, प्रबल प्रतिद्वंदी है, जो उसका अंत हो जाता है। अब देखिए तराइन का जो तृतीय युद्ध है, इल्तुतमिश के लिए दोहरी विजय था। तराइन का जो तृतीय युद्ध में विजय हुआ इल्तुतमिश का, वो इल्तुतमिश के लिए दोहरी विजय था। क्यों? एक तरफ तो उसका प्रबल शत्रु जो याल्दाउज था उसका अंत हो गया, और दूसरी तरफ जो है दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए गजनी से संपर्क टूट गया। दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए गजनी से संपर्क टूट गया। तो यहां पर जो है याल्दाउज का पतन देखिए। उसके बाद इसका दूसरा प्रतिद्वंदी जो है वो है गुलाम कुबाचा। तो अब देखेंगे कुबाचा का पतन। कुबाचा का पतन, एक गुलाम कुबाचा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एक गुलाम कुबाचा जो है इल्तुतमिश का दूसरा प्रतिद्वंदी है, जो सिंध और मुल्तान का शासक है। कहां का शासक है? सिंध और मुल्तान का शासक है। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है और आराम शाह गद्दी पर बैठता है, तो आराम शाह की अयोग्यता का फायदा उठाता है कुबाचा, और फायदा उठाकर क्या करता है, भटिंडा, लाहौर और सरस्वती पर भी अधिकार कर लेता है। क्या करता है? भटिंडा, लाहौर और सरस्वती पर भी अधिकार कर लेता है। लेकिन देखिए अभी जस्ट पहले पढ़े हैं कि लाहौर पर अधिकार किसका हो गया था? याल्दाउज का। यानी बात करें तो कुछ समय के लिए लाहौर जो है कुबाचा से याल्दाउज छीन लिया था। लेकिन जैसे ही तराइन के तीसरा युद्ध में याल्दाउज का हार होता है और उसका बदायूं में वध किया जाता है, तो एक बार पुनः जो है कुबाचा लाहौर पर अपना अधिकार कर लेता है, पुनः कब्जा कर लेता है। तो इल्तुतमिश जो है लाहौर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश कहां आक्रमण करेगा? लाहौर पर ही करेगा, क्योंकि लाहौर फिर किसके कब्जे में है? गुलाम कुबाचा के कब्जे में है। तो इल्तुतमिश लाहौर पर आक्रमण किया, परंतु कुबाचा क्या किया कि बिना युद्ध किए ही लाहौर से भाग गया। इल्तुतमिश उसका पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और चिनाब नदी के पास एक जगह है मंसूरा। क्या है? मंसूरा। और मंसूरा के निकट एक युद्ध किया, और उस युद्ध में जो है गुलाम कुबाचा पराजित होता है और इल्तुतमिश का विजय होता है। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश लाहौर पर अधिकार करता है और वहां पर अपना पुत्र नासिरुद्दीन को नियुक्त कर देता है। कहां पे? लाहौर पे। लेकिन देखिए अभी भी सिंध का क्षेत्र जो है किसके कब्जे में है? गुलाम कुबाचा के कब्जे में है। गुलाम कुबाचा की शक्ति अभी भी शेष है। भटिंडा है, सिंध है, मुल्तान है, सरस्वती है। सिर्फ लाहौर पर कब्जा किया है कौन? इल्तुतमिश। और वहां पर अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन को नियुक्त करता है। अब देखिए इसी वक्त क्या होता है कि 1221 में मंगोल विजेता चंगेज खां, 1221 में मंगोल विजेता चंगेज खां जो है सिंध के तरफ आगे बढ़ता है। सिंध के तरफ आगे बढ़ता है। इल्तुतमिश क्या है कि मंगोलों के आक्रमण, संभावित आक्रमण के खतरों को देखते हुए कुबाचा के तरफ से ध्यान ही मोड़ लेता है और चुपचाप निगाहें बना कर बैठा है कि अब जो है मंगोल कहां आक्रमण करेगा, चंगेज खां कहां आक्रमण करेगा, उसे चुपचाप देखता है। इसी बीच क्या होता है, अब देखिए कि यहां पर मंगोल नेता चंगेज खां सिंध की ओर क्यों आया आखिर सिंध की ओर? क्या वो एक कुबाचा पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है? इल्तुतमिश के शासन क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आ रहा है? इस बात की जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुबाचा के बारे में। यहां पर चूंकि इल्तुतमिश भी अपनी आंखें मोड़ लिया है, गुलाम कुबाचा की ओर से संभावित आक्रमण की खतरा को देख रहा है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर चंगेज खां ने क्यों आक्रमण किया, सिंध क्षेत्र के तरफ वो क्यों आ रहा था।
मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। देखिए क्या बात है कि उन दिनों ख्वारिज्म साम्राज्य जो है, उन दिनों ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे बड़ा राज था। ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे बड़ा राज था और इसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक विस्तृत थी। पूर्वी सीमा कहां तक थी? सिंधु नदी तक विस्तृत थी। किसका? ख्वारिज्म साम्राज्य का। मंगोल नेता चंगेज खां उर्फ तैमूरचीन, क्या नाम उसका है? तैमूरचीन भी बोलते हैं, तैमूरचीन। क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। तैमूरचीन के नाम से कौन सा व्यक्ति फेमस हुआ? तो है मंगोल नेता चंगेज खां। तो मंगोल नेता चंगेज खां उर्फ तैमूरचीन क्या करता है कि ख्वारिज्म साम्राज्य यानी कि पारसिया यानी कि ईरान के शासक ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर देता है। यानी कि ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट कर जो है मंगोल साम्राज्य का स्थापना करता है। जैसे ही मंगोल साम्राज्य का स्थापना होता है और ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट करता है, तो ख्वारिज्म साम्राज्य का जो शासक है पारसिया का यानी ईरान का शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म, वो भागकर कैस्पियन समुद्र तट की ओर चले जाते हैं और उनका बड़ा पुत्र जिसका नाम है जलालुद्दीन मंगवर्नी, ये जलालुद्दीन मंगवर्नी जो है ये भागकर भारत की ओर आता है। ध्यान दीजिएगा, इनका पिता जलालुद्दीन मंगवर्नी का पिता जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागे हैं और उनका पुत्र जो है जलालुद्दीन मंगवर्नी ये भागकर भारत की ओर आता है और इसी का पीछा करता हुआ चंगेज खां भी जो है सिंधु नदी तक आता है। और उसके बाद चंगेज खां क्या करता है कि इल्तुतमिश के दरबार में अपना एक दूत भेजता है और चंगेज खां द्वारा इल्तुतमिश के दरबार में दूत भेजने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है इल्तुतमिश को सावधान करना कि वह जलालुद्दीन मंगवर्नी को सहायता नहीं करे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। अब उस समय अब क्या है कि पंजाब सिंध क्षेत्र जो है वो देखिए क्या हुआ। पंजाब सिंध क्षेत्र, एक तो चंगेज खां वहां पर आ गया है, वहां पर खोखरों का भी शक्ति था, खोखरों का भी है, यहाँ पर गुलाम कुबाचा भी है और एक मंगवर्नी भी आ चुका है, मंगवर्नी भी। तो पंजाब और सिंध का क्षेत्र उस समय क्या हुआ, चंगेज खां, खोखरो, कुबाचा और मंगवर्नी के बीच जो है संघर्ष का विषय बन गया था। अब इल्तुतमिश जो है प्रतीक्षा करता है और स्थिति को चुपचाप भांपता है। इसी बीच क्या है कि जलालुद्दीन मंगवर्नी क्या करता है कि खोखरों का जो प्रधान है, खोखरों का प्रधान राय खोखर संकीन की पुत्री से विवाह कर लेता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है जलालुद्दीन मंगवर्नी और खोखरों के सरदार राय खोखर संकीन की पुत्री से विवाह कर लेता है और साथ ही अपना एक दूत जिसका नाम है आइनुल मुल्क, दूत का नाम क्या है? आइनुल मुल्क, अपना एक दूत आइनुल मुल्क को जो है इल्तुतमिश के दरबार में भेजता है कि इल्तुतमिश जो है मंगवर्नी को मंगोल आक्रमण के विरुद्ध जो है सहायता करे, मंगोल आक्रमण के विरुद्ध सहायता करे। अब देखिए यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश, इसके बारे में लिखते हैं एक लेखक जुवैनी, इतिहासकार है जुवैनी। वो जुवैनी लिखते हैं कि सुल्तान जो है आग और पानी के बीच में फंस गया। अब वो चंगेज खां की बात माने या जलालुद्दीन मंगवर्नी का बात माने, लेकिन इल्तुतमिश जो है यहाँ पर बुद्धिमानी से काम लेता है और मंगवर्नी की सहायता जो है
नहीं करता है और उसके द्वारा भेजे गए दूत आइनुल मुल्क को क्या करता है कि बंदी बना लेता है। आइनुल मुल्क को बंदी बना लेता है और उसकी हत्या करवा देता है, क्योंकि इल्तुतमिश चंगेज खां से दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहता है और साफ इनकार करता है और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता है कि मंगवर्णी आप किसी तरह भी पंजाब को छोड़कर चले जाए, और साथ में अगर नहीं जाएंगे तो आप हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। यानी इल्तुतमिश जो है चैलेंज भी करता है और एक तरफ प्रार्थना भी करता है। अब देखिए यहां पर जलालुद्दीन मंगवर्णी ये जो है इल्तुतमिश से युद्ध करना नहीं चाहता है और ये अपना नजर मोड़ता है कुबाचा की तरफ। अब ये कुबाचा को देखता है, खोखर से तो दोस्ती कर लिया है, वैवाहिक संबंध बना लिया है, अब कुबाचा की तरफ नजर करता है और कुबाचा की तरफ नजर करने के बाद करता क्या है कि कुबाचा को उच्च के युद्ध में पराजित करता है और पराजित कर जो है उससे सिंध क्षेत्र के दक्षिणी भाग में खूब लूटपाट करता है और लूटपाट करके 1224 में लूटपाट करके मंगवर्णी 1224 में भारत छोड़कर पारसिया यानी कि ईरान चला जाता है। यहाँ पर रहा नहीं, यानी कि जलालुद्दीन मंगवर्णी जो है वापस ईरान चला जाता है। जलालुद्दीन मंगवर्णी के वापस जाने के पश्चात 1227 में जलालुद्दीन मंगवर्णी के वापस जाने के पश्चात 1227 में इल्तुतमिश पुनः कुबाचा पर चढ़ाई करता है और भटिंडा तथा सरस्वती पर अधिकार कर लेता है। यानी कि 27 में भटिंडा और सरस्वती पर पुनः अधिकार किया कौन? इल्तुतमिश। जैसे ही जलालुद्दीन मंगवर्णी पारसिया वापस जाता है उसी समय जो है 1227 में इल्तुतमिश भटिंडा और सरस्वती पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद जो है वह उच्च और मुल्तान की ओर बढ़ता है। कहां बढ़ता है? उच्च और मुल्तान की ओर। कौन? इल्तुतमिश। जैसे ही इल्तुतमिश उच्च और मुल्तान की ओर बढ़ता है तो गुलाम कुबाचा जो है वहां से भागकर भक्कर के किले में शरण लेता है। किला का नाम है भक्कर। भक्कर के किले में शरण लेता है। यानी कि इल्तुतमिश के पीछा करने के बाद गुलाम कुबाचा भागकर कहां शरण लिया? भक्कर के किले में शरण लेता है। 3 माह तक इंतजार करता है इल्तुतमिश और 3 माह के पश्चात जो है उच्च पर अधिकार कर लेता है। 3 माह के पश्चात उच्च पर अधिकार कर लिया इल्तुतमिश। जब उच्च पर अधिकार कर लेता है इल्तुतमिश तो अंत में विवश होकर गुलाम कुबाचा क्या करता है? कुबाचा अपना पुत्र जो है बहराम मसूद को एक संधि पत्र देकर इल्तुतमिश के पास भेजता है। अब जो है यहां पर गुलाम कुबाचा इल्तुतमिश से संधि करना चाहता है, परंतु इल्तुतमिश जो है संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और उसके पुत्र को बंदी बना लेता है। यानी कि बहराम मसूद को क्या करता है कि बंदी बना लेता है और कुबाचा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। कौन? इल्तुतमिश। अंत में विवश होकर क्या करता है कुबाचा कि सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। यानी कि विवश होकर गुलाम कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार जो है 1228 में इल्तुतमिश का एक और शत्रु समाप्त हो गया। 1228 में इल्तुतमिश का एक और शत्रु क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन देखिए इस समय तक चंगेज खां जीवित था, परंतु देखिए चंगेज खां को जुल्म सितम का बादशाह कहा गया है। जुल्म सितम का बादशाह। एक इतिहासकार लिखते हैं कि गुलाम कुबाचा के मरने के समय भी चंगेज खां जीवित था, परंतु जुल्म सितम का बादशाह और इंसानी खोपड़ियों से मीनार बनाने का शौकीन चंगेज खां ने अब जो है साम्राज्य विस्तार की जो है नीति को त्याग दिया। यानी कि वहां पर जो है उसकी साम्राज्य विस्तार की लालसा नहीं रह गई।
बूढ़ा हो गया होगा, यानी कि जुल्म सितम का बादशाह और इंसानी खोपड़ियों को मीनार बनाने का शौकीन चंगेज खां की लालसा जो है अब साम्राज्य विस्तार की ओर नहीं रही। देखिए इस समय क्या है कि इल्तुतमिश का एक प्रसिद्ध वजीर है, इल्तुतमिश का एक प्रसिद्ध वजीर है निजामुद्दीन जुनैदी। निजामुद्दीन जुनैदी निजामुद्दीन जुनैदी जो है इल्तुतमिश का सबसे प्रसिद्ध वजीर है। घटना है कि इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस समय मुसलमान धर्म की, इस्लाम धर्म के उलेमाओं ने हिंदुओं के सामने दो शर्त रखा, या तो इस्लाम कबूल करो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि मृत्यु या इस्लाम, दो शर्त रखने की पेशकश की सुल्तान से। इस पर वजीर निजामुद्दीन जुनैदी जो है कहता है कि हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है और मुसलमान समुद्र में एक बूंद के समान है, और यह संभव है कि यह आदेश लागू करने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। तो जुनैदी के कहने पर जो है उलेमाओं की बात को नकार दिया जाता है। अब देखिए, अब दो प्रबल प्रतिद्वंदी जो है उससे निपट लिया है इल्तुतमिश, और साथ में चंगेज खां के संभावित आक्रमण से भी अब मुक्त हो गया है। अब बच गया अली मर्दान खां, बिहार और बंगाल। अब देखिए बिहार और बंगाल में जो अली मर्दान खां है उससे कैसे निपटता है। देखिए अली मर्दान खां जो है, अली मर्दान खां एक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही बंगाल का शासक बना था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद ये क्या करता है कि अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और अल्लाउद्दीन की उपाधि ग्रहण करता है। ये अली मर्दान खां अल्लाउद्दीन की उपाधि ग्रहण करता है और लखनौती को अपना राजधानी बनाता है। बिहार और बंगाल की राजधानी कहाँ है? लखनौती को अपना राजधानी बनाता है। लेकिन कुछ समय बाद, डेढ़ दो साल बाद क्या हुआ कि अली मर्दान खां के उत्तराधिकारी जो है उसकी हत्या कर देते हैं, और उसके हत्या के बाद हेमासुद्दीन एवाज जो है वो अगला शासक बनता है और गयासुद्दीन आजम का उपाधि ग्रहण करता है। गयासुद्दीन आजम का उपाधि ग्रहण करता है। कौन? इवाज। हेमासुद्दीन एवाज जो है गयासुद्दीन आजम का उपाधि ग्रहण करता है, और क्या करता है कि इवाज अपने नाम का सिक्का भी चलाता है और खुतबा पढ़वाता है। लेकिन देखिए इस समय इल्तुतमिश जो है सिंध की समस्याओं में उलझा हुआ था, और इसका पूर्ण लाभ उठाकर हेमासुद्दीन इवाज क्या करता है, यानी कि इवाज खां क्या करता है कि बिहार के जाजनगर, तिरहुत एवं कामरूप, देखिए कामरूप का मतलब आसाम, वर्तमान आसाम है कामरूप, और कामरूप से क्या करता है? खराज वसूल करना शुरू कर देता है। जैसे ही मौका मिलता है इल्तुतमिश को, तो 1225 में बिहार बंगाल की ओर कूच करता है। कौन? इल्तुतमिश। अब 1225 में इल्तुतमिश बंगाल और बिहार की ओर कूच करता है, तो इवाज भी क्या करता है कि उससे सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु बिना कोई युद्ध किए हेमासुद्दीन इवाज क्या करता है कि इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और साथ में युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में एक बहुत बड़ा रकम भी जो है इल्तुतमिश को देता है। कौन? हेमासुद्दीन इवाज। अब देखिए अब इल्तुतमिश क्या करता है,
इल्तुतमिश जो है बिहार में एक मलिक जानी नामक व्यक्ति को, मलिक जानी, याद रखिएगा नाम, मलिक जानी नामक व्यक्ति को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है और वापस दिल्ली चला आता है। किसको नियुक्त करता है? मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है और वापस दिल्ली चला जाता है। देखिए, जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली जाता है, हेमासुद्दीन एवाज गिरगिट की तरह रंग बदल देता है और करता क्या है कि मलिक जानी को बिहार से भगा देता है, बिहार से निकाल देता है और दिल्ली की अधीनता मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि हम दिल्ली के अधीन अब नहीं रहेंगे। अब क्या करता है कि इल्तुतमिश जो है इवाज को दंडित करने के लिए अपने पुत्र नासिरुद्दीन को भेजता है। और उस समय नासिरुद्दीन जो है अवध का सूबेदार था। जिस समय इल्तुतमिश नासिरुद्दीन को जो है हेमासुद्दीन एवाज पे आक्रमण करने के लिए बोलता है, उस समय वह अवध का सूबेदार था और साथ में यह भी समझाता है कि वह उपयुक्त समय का प्रतीक्षा करे, परामर्श देता है। कुछ समय पश्चात हेमासुद्दीन एवाज जो है वो कामरूप और पूर्वी बंगाल के अभियान पर गया। कहां गया? कामरूप, आने की आसाम और पूर्वी बंगाल के अभियान पर निकला। कौन? हेमासुद्दीन एवाज। तो इसका लाभ उठाकर इसका पुत्र जो है नासिरुद्दीन, वह लखनौती पर आक्रमण कर देता है। जब लखनौती पर नासिरुद्दीन आक्रमण करता है तो हेमासुद्दीन एवाज जो है लखनौती की सुरक्षा के लिए वापस लौटता है, परंतु युद्ध में मारा जाता है और इल्तुतमिश जो है नासिरुद्दीन को 1227 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। क्या करता है इल्तुतमिश? अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। परंतु 2 वर्ष पश्चात 1229 में शाहजादा नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, जिसका इल्तुतमिश पर बड़ा ही दुखद प्रभाव पड़ता है। एक बड़ा ही अलग ढंग से इसका मृत्यु होता है, कोई युद्ध में नहीं मरता है। तो अपने बड़े पुत्र की मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश जो है नर्वस करता है कुछ, क्योंकि उसकी सभी आशाएं जो है अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन पर ही केंद्रित थी। और मृत्यु से पहले अगर बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद जो है हांसी, अवध, लाहौर और लखनौती का नवाब रह चुका था, सूबेदार रह चुका था। देखिए, अब जब अवध की बात आया तो यहीं पर देखिए कि इल्तुतमिश के समय में ही अवध में एक विद्रोह हुआ था, उसको कहते हैं पिर्थु विद्रोह। कौन विद्रोह है? पिर्थु का विद्रोह। ये पिर्थु विद्रोह जो हुआ था तो अवध के जो स्थानीय जनजाति हैं, तो अवध के स्थानीय जनजाति जो है अपने नेता का नाम था ही पिर्थु, अपने नेता पिर्थु के नेतृत्व में जो है विद्रोह कर रहे थे। वही पिर्थु जिसके बारे में इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन और अवध का सूबेदार ने कहा था कि यह 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहा चुका है, यानी कि इतना मुसलमान को ये मार चुका था। कौन? पिर्थु, अवध का स्थानीय जनजाति का जो नेता था पिर्थु, वो मार चुका था। अब देखिए, इसके बाद देखिए इल्तुतमिश क्या करता है। अगर इल्तुतमिश की उपलब्धि की बात करें तो इल्तुतमिश रणथंभौर और मंदसौर को भी जीतता है। रणथंभौर और मंदसौर। देखिए 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश रणथंभौर के अत्यंत सुदृढ़ किले पर आक्रमण करता है और उस समय रणथंभौर पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वंशज जो है शासन कर रहे होते हैं। इल्तुतमिश रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लेता है। यह उसकी सबसे महान सफलता
मानी जाती है, क्योंकि उस समय रणथंभौर एक अजय दुर्ग के नाम से विख्यात था। ऐसा माना जाता है कि रणथंभौर पे 70 शासकों ने आक्रमण किया था, परंतु वे विजय पाने में असफल रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश जो है रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर लेता है 1226 में। उसके बाद 1227 में मंदसौर, ये मंदसौर जो है ये परमार राजपूतों की राजधानी है, और परमारों की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण कर उस पर भी अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1228-29 में जालौर, बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर पर भी इल्तुतमिश अधिकार कर लेता है। और इस प्रकार इल्तुतमिश का अगर अंतिम अभियान की बात करें तो अंतिम अभियान जो था वो 1236 में था बमियान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? बमियान के विरुद्ध। अंतिम अभियान कहाँ है? बमियान के विरुद्ध। जैसे ही ये बमियान के विरुद्ध अभियान पर निकलता है, जो कि इसका अंतिम अभियान कहलाता है, तो उस समय बमियान पर मंगवर्णी, कौन मंगवर्णी? जो भागकर पर्सिया गया था, जलालुद्दीन मंगवर्णी, ख्वारिज्म शासक का शहजादा। और उस समय बमियान पर जो है मंगवर्णी के अधिकारी सैफुद्दीन हसन जो है राज्य कर रहा है, शासन कर रहा था। लेकिन मार्ग में ही इल्तुतमिश बीमार पड़ता है और उसे दिल्ली लाया जाता है, जहां 30 अप्रैल 1236 को उसका मृत्यु हो जाता है। देखिए यहां पे इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया। अब इसमें बात करेंगे थोड़ा कि इल्तुतमिश की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए लंबा वीडियो जा रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसा नाम है जो आप एक बार में याद नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो को 1-2 बार देखें और इसका नोट करके जो है प्रैक्टिस करें नाम याद करने का। एक न एक दिन आपको याद हो जाएगा, सिर्फ कोशिश करना है आप, ठीक है। तो अब देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, पहला काम की बात करें तो इसने भारत में एकता प्रणाली लागू किया था। एकता प्रणाली लागू किया, एकता व्यवस्था शुरू करने वाला भारत का शासक कौन है? इल्तुतमिश है। इसमें क्या होता है, सैनिकों और गैर सैनिकों अधिकारियों को वेतन के बदले, नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। एकता प्रणाली में क्या होता है? नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। तो एकता व्यवस्था शुरू करने का जो श्रेय है भारत में वो इल्तुतमिश को जाता है। देखिए एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ही क्या होता है? भूमि। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि, और भूमि लेने वाला अधिकारी इक्तादार कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्तेदार कहलाता है। जो व्यक्ति भूमि लेता है वे इक्तेदार कहलाता है। अब बात करें अगर एकता प्रणाली के बारे में, तो एकता प्रणाली का विस्तृत व्याख्या जो किया है उस व्यक्ति का नाम है निजामुल मुल्क अली हारून बिन अली तुसी। क्या नाम है? निजामुल मुल्क अली हारून, बड़ा नाम है, अली हारून, निजामुल मुल्क लिखिएगा, अली हारून बिन अली तुसी एक व्यक्ति का नाम है, और इसका पुस्तक का नाम है सियासतनामा। तो सियासतनामा में ये जो है निजामुल मुल्क अली हारून बिन अली तुसी ने अपनी पुस्तक सियासतनामा में जो है एकता प्रणाली का विस्तार से व्याख्या किया है। अब आगे देखिए और क्रम में इल्तुतमिश जो क्या करता है, 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल बनाता है जिसे चलीसा या
तुर्क ए चिहलगानी, तुर्क ए चिहालगानी, तुर्क ए चिहालगानी कहा जाता है। और इल्तुतमिश के सफलताओं में ये चालीसा दल जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर बात करें इल्तुतमिश के न्यायिक व्यवस्था में, तो इल्तुतमिश एक न्याय प्रिय शासक था और इसके न्याय व्यवस्था के संदर्भ में एक यात्री है इब्न बतूता। इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के महल के सामने संगमरमर का 2 बड़ा शेर का मूर्ति बनाया गया था और उस मूर्ति के गले में, शेर के गले में एक बड़ा सा घंटी बांध दिया गया था और न्याय चाहने वाले व्यक्ति उस घंटी को बजाकर फरियाद कर सकते थे और न्याय मांगते थे। और एक बात और है कि इल्तुतमिश के समय में न्याय चाहने वाले व्यक्ति जो है उसको लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था और लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। ध्यान दीजिएगा, आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें रजिया के बारे में, तो रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर ही जो है अपना न्याय मांगती है और शासक बनती है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनती है। अब देखिए, अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो सुल्तान के बाद अगर कोई पद था तो था काजी उल कुजात, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। इल्तुतमिश के शासन व्यवस्था में सुल्तान के बाद काजी उल कुजात सर्वोच्च न्याय अधिकारी था। क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करें, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया और साथ में दिल्ली में एक टकसाल स्थापित किया। टकसाल समझते हैं, जहां सिक्का छपता है, टकसाल। दिल्ली में टकसाल स्थापित किया और टंकों पर टकसाल का नाम लिखने का परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। सिक्कों पर हिंदुओं के प्रतीक जैसे शंकर का नंदी और चौगान खेलते घुड़सवार का चित्र अंकित होता था। लेकिन बाद के दिनों में अगर बात करें तो टंका बलबन में चला, तो बलबन जो है सोने का टंका चलाया था। बाद के दिनों में बलबन सोने का टंका चलाया और उसके बाद और के दिनों में सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक हुआ, जो आगरा बसाया था, तो सिकंदर लोदी जो है वो तांबे का टंका चलाया। यानी कि पहला टंका इल्तुतमिश का है चांदी का टंका, बलबन चलाया सोने का टंका और फिर सिकंदर लोदी जो है तांबे का टंका चलाया था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि यह रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक था। और जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर निकला था तो उस समय चूंकि उसका बड़ा और योग्य पुत्र मर चुका था और बाकी के पुत्र उसके अयोग्य थे और भोग विलासी थे, तो ये जो है राज्य का भार अपने पुत्री पर सौंप कर गया था। और जब ग्वालियर अभियान के बाद विजय प्राप्त करके जब लौटता है तो अपनी पुत्री रजिया के नाम का सिक्का भी चलवाता है और रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त करता है। उसके बाद और कार्य देखें तो एक कार्य है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा किया है कौन? इल्तुतमिश। हालांकि इसमें पचमा तल्ला फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उसके बाद बात करें कि इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गौरी के याद में क्या करता है, एक मदरसा दिल्ली में और एक मदरसा बदायूं में, दोनों जगह जो है मोहम्मद गौरी के याद में मदरसा बनाता है और उस मदरसा का नाम रखता है मदरसा ए मुइजी। क्या नाम है? मदरसा ए मुइजी का स्थापना करता है और अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद के याद में नासरी मदरसा बनवाता है। नासरी मदरसा जो है अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद के याद में बनाता है। और देखिए
तो इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का जनक भी कहा गया है। गुंबद निर्माण का जनक किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को ही कहा गया है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में, कहा? सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के कब्र पे जो है एक मकबरा बनवाया था, और शायद यह भारत का पहला मकबरा था। कहाँ? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। उसके बाद अगर बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो इसने जोधपुर में आतारकीन का दरवाजा का निर्माण किया था। जोधपुर में आतारकीन का दरवाजा का निर्माण किया था। तो ये था इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो ये इल्तुतमिश जो है समाप्त हुआ। देखिए, एक बात यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि एक लंबा 1 घंटे का ये वीडियो सिर्फ इल्तुतमिश के ऊपर बनाए हैं। इसके बाद अभी हम गुलाम वंश में, शमसी वंश में ही हैं, और इसके बाद के शासकों के बारे में देखेंगे, रजिया के बारे में देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण कार्यों के। उसके बाद बलबनी वंश में बलबन के बारे में देखना है। तो अगर आप दिल्ली सल्तनत यानी कि इतिहास को अगर ढंग से समझना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार की वीडियो देखने का आदी होना पड़ेगा, और इस तरह के पुस्तकों से स्टडी करना होगा, तब जाके आपका इतिहास आपके अपने कब्जे में होगा। तो हम आपसे एक बार फिर आग्रह करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।